वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं इस वीडियो में 6 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को हिस्ट्री करवाने वाला हूँ। आप लोगों की बुक का नाम है भाई इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2। हिंदी में बोले तो भाई 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे सेकंड। ये आप लोगों की बुक का नाम है भाई। इसका ऑलरेडी मैं आप लोगों की फर्स्ट यूनिट जो है इसका फर्स्ट चैप्टर करा चुका हूँ, ये शीत युद्ध वाला। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप उसे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आज भाई मैं आप लोगों को ये सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीटली पढ़ा दूंगा। इस सेकंड चैप्टर में भाई आप लोग वियतनाम और कोरिया युद्ध के बारे में पढ़ोगे। वैसे ही आपके लिए ऑप्शनल है, या तो फिर आप कोरिया युद्ध पढ़ लो या वियतनाम, ऐसा आप लोगों के सिलेबस में बताया गया है। बट भाई मैं आप लोगों को दोनों के बारे में जो है अच्छे से डीप में पढ़ाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे भाई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट भी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ा दिया है। उसकी वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप उस सब्जेक्ट को भी हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी से ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को हर एक चीज मैंने डिफाइन करी है। साथ ही साथ भाई आप लोग जो है इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हो। इसमें टोटल 4 यूनिट्स दी गई हैं आप लोगों की। और जो भाई एसयूएल की अगर आप बुक देखोगे उसमें हिंदी वाली जो बुक है उसमें गिनती की भाई आप लोगों को 3 ही यूनिट्स दी गई है। वैसे ये चौथी वाली जो यूनिट्स है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है। अब भाई आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ रहा होगा। आप लोगों को इस चीज़ के रिगार्डिंग, इस बुक के रिगार्डिंग या किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप करके अपने डाउट जो है पूछ सकते हैं। बाकी आप अपनी श्रद्धा से भी भाई प्यार दिखाने मेरे पास आ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा इंस्टाग्राम पे भी। चलिए अब चलते हैं भाई अपने चैप्टर की ओर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। इस सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जो है नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ जो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट है उसके भी कंप्लीट नोट रेडी है, उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं भाई आपके चैप्टर के नाम का। तो भाई आप लोगों के चैप्टर का नाम है शीत युद्ध की राजनीति, महाशक्तियों के संबंध। तो भाई इस चैप्टर में आप लोग अगर सिलेबस में देखोगे तो शीत युद्ध के चरण वगैरह पढ़ाए गए हैं। शीत युद्ध के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और दी गई है। तो शीत युद्ध के बारे में चरण है, जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मैं भाई फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं मैंने। तो दोबारा इस चैप्टर में मैं आप लोगों को वो चीजें नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अब डायरेक्ट भाई इस चैप्टर में आप लोगों के वियतनाम युद्ध और कोरिया युद्ध के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसी पढ़ाऊंगा मैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम वियतनाम की। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए ये वियतनाम जो देश है ये है कहाँ पे। तो भाई अगर आप भारत देखोगे तो ये भारत है। तो भारत के अगर इस तरफ देखोगे ना आप वर्ल्ड मैप में, तो यहीं पे आप लोगों को भाई लाओस मिलेगा, वियतनाम मिलेगा, थाईलैंड भी आप लोगों को यहीं मिलेगा, और बर्मा जो है ये भी आप लोगों को यहीं आसपास मिलेंगे। तो उनमें से एक है भाई आप लोगों का वियतनाम देश, और ये भी भाई आप लोगों का एशिया के अंदर ही आता है। तो आप इसे गूगल सर्च करके भाई वर्ल्ड मैप पे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को लोकेशन जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो भाई इसी वियतनाम देश में एक युद्ध हुआ। अब युद्ध काय को लेकर हुआ था, क्या क्या चीजें थी युद्ध में, वो सब चीजें तो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन ये जो वियतनाम में युद्ध हुआ था ये भाई आप लोगों का 1955 में स्टार्ट हुआ था और 1975 तक चला था। अब इस वियतनाम युद्ध में भाई हुआ क्या, पहले एक छोटा सा नॉर्मल सा युद्ध था। ये देश के अंदर ही, मान लो ये उत्तरी वियतनाम है, दक्षिणी वियतनाम है। पहले ये देश के अंदर सिर्फ छोटा सा युद्ध था, छोटी सी लड़ाई थी, गृह युद्ध इसे बोल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ भाई, इधर से सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम को मदद करनी शुरू कर दी और चीन ने भी उत्तरी वियतनाम को मदद करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ भाई इसी चीज को देखते हुए अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को मदद करनी शुरू कर दी। तो इस वजह से ये लड़ाई जो है बहुत बड़े लेवल पे हो गई, पूरा युद्ध छिड़ गया। अब मदद क्यों करी भाई, आप लोगों को मैं पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। जो अमेरिका और सोवियत संघ थे ये विश्व में भाई अपना प्रभाव फैलाना चाहते थे, इसलिए ये क्या कर रहे थे, इस तरफ से ये भाई साम्यवादी व्यवस्था को हेल्प कर रहे थे और ये पूंजीवादी व्यवस्था को और बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे। तो इन दोनों महाशक्तियों के हस्तक्षेप से भाई ये जो युद्ध है पूरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो भाई ये जस्ट आप लोगों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है वियतनाम युद्ध के बारे में। अब पढ़ते हैं भाई असली वियतनाम की जड़ों के बारे में। वियतनाम की जड़ कहां से स्टार्ट होती है, अब स्टेप बाय स्टेप वो पढ़ते हैं। तो भाई हुआ क्या, आप 19वीं शताब्दी में जाओगे शुरू में, तो वियतनाम पे क्या हुआ था, जैसे फ्रांसिस का जो है शासन था वियतनाम पे। ये जो मान लो वियतनाम देश है इस पे कौन शासन कर रहा था, फ्रांस की सरकार यहाँ पे शासन कर रही थी। जैसे भारत के ऊपर भाई ब्रिटेन वालों ने शासन करा, सेम टू सेम वियतनाम पर भाई फ्रांस के लोग जो है शासन कर रहे थे। अब 1945 में जाके भाई आप लोगों का
द्वितीय विश्व युद्ध जो है खत्म हुआ, जो 1939 में शुरू हुआ था। इस टाइम पे भाई क्या हुआ, जापान आ गया था यहाँ पे वियतनाम में। तो उसने क्या करा भाई, जो फ्रांस का शासन था इसे खत्म कर दिया और खुद शासन करने लगा जापान यहाँ पे वियतनाम में। लेकिन जब 1945 में भाई दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, जापान के भाई हिरोशिमा और नागासाकी पर बम वगैरह गिरा दिए गए, जापान हार गया द्वितीय विश्व युद्ध में, तो फ्रांस जो है भाई दोबारा से वियतनाम में आ गया और उसने दोबारा से जो है कब्जा जमा लिया वियतनाम में। अब ऐसे में भाई जो वियतनाम के एक नेता थे, नेता का नाम था भाई हो ची मिन। ये थोड़े अजीब से नाम है भाई, वियतनामी लोगों के ऐसे ही नाम होते हैं। तो हो ची मिन ये वहां के नेता का नाम है। इन्होंने भाई क्या करा, ये जो फ्रांस ने भाई कब्जा कर रखा था इनके देश पे, वियतनाम देश पर, तो इससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भाई इन्होंने एक संगठन बना लिया, यानी कि एक पार्टी बना ली। उस पार्टी का नाम क्या था भाई, वियत मिन। अब ये जो पार्टी थी ना भाई, ये बहुत ज्यादा सोवियत संघ को और जो चीनी की जो साम्यवादी व्यवस्था थी ना उसको बहुत सपोर्ट करती थी। अब ये साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया, तो प्लीज फर्स्ट चैप्टर को पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। साम्यवादी व्यवस्था में मेनली क्या होता है, इसमें सरकार को ज्यादा अहमियत दी जाती है। कहते हैं कि सरकार के हाथों में सारी चीजें होनी चाहिए और सरकार ये भाई क्या करेगी, सबके कल्याण का काम करेगी। तो ये मोटे मोटे तौर पे भाई मैंने आप लोगों को साम्यवादी व्यवस्था जो है समझा दी। तो ये वियत मिन नाम की जो पार्टी बनाई थी हो ची मिन ने, ये सोवियत संघ की साम्यवादी वाली व्यवस्था को बहुत ज्यादा मानती थी। अब जब भाई 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और जापान हार गया, जापान चला गया, दोबारा से यहाँ पे वियतनाम में फ्रांस आ गया, तो फ्रांस ने भाई अपने कंट्रोल में एक यहाँ पे राजा की सरकार बना दी। उस राजा का नाम क्या था भाई, बाओ दाई। यानी कि ये बाओ दाई था तो भाई यहीं का ही वियतनाम का, लेकिन किसके कंट्रोल में था, फ्रांस के कंट्रोल में था, फ्रांसीसियों के कंट्रोल में था। और ये बहुत ज्यादा कमजोर था, ढीला था, यानी कि पावर नहीं थी भाई इसके पास बिल्कुल भी। तो ऐसे में भाई मौका देखकर ये जो वियत मिन था, यानी कि ये जो राजनीतिक पार्टी थी वियत मिन, इसने मौका देखा कि भाई बाओ दाई तो बहुत ज्यादा कमजोर है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। इन्होंने क्या करा भाई, वियत मिन ग्रुप के या पार्टी के जितने भी नेता थे भाई, इन्होंने उत्तरी वियतनाम पर भाई अपना विद्रोह करके कब्जा कर लिया। उत्तरी वियतनाम यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा, इस पे अपना कब्जा जमा लिया। और यहीं पे भाई एक हनोई नाम की जगह है उत्तरी वियतनाम में, आप देखोगे ये मान लो उत्तरी वियतनाम है आप लोगों का, तो यहीं पे एक जगह है हनोई। तो यहाँ पे क्या है भाई, इन्होंने अपना एक तरीके से एक राजधानी, मेन हेड ऑफिस यहाँ पे बना लिया वियत मिन ने। और आज के टाइम पे भी देखोगे तो भाई वियतनाम की राजधानी भी यही हनोई जो है शहर है। तो भाई अब ऐसे में क्या हुआ, फ्रांस से ये वाला उत्तरी वाला हिस्सा तो छिन गया। अब फ्रांस जो है उत्तरी वाले हिस्से पे कब्जा अपना नहीं जमा सका, यानी कि उसका शासन अब नहीं था उत्तरी वाले हिस्से पे, क्योंकि भाई जो हो ची मिन थे उनका जो उन्होंने पार्टी बनाई थी वियत मिन, अब कंट्रोल किसका था, सारा उत्तर पे इसका था कंट्रोल। तो फ्रांस ने भाई दक्षिण वाले एरिया में अपनी एक स्ट्रॉन्ग सरकार बनाई, मजबूत सरकार बनाई। अब ऐसे में भाई क्या हुआ, जो उत्तर में भाई अब वियत मिन की सरकार बन गई और दक्षिण में फ्रांस के कंट्रोल में जो बाओ दाई थी अब इसकी सरकार हो गई। लेकिन पहले बाओ दाई की सरकार कमजोर थी, अब स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन ये दोनों ही चाहते थे, बाओ दाई भी और वियत मिन भी भाई यही चाहते थे कि पूरा वियतनाम एक ही हो जाए और वियतनाम स्वतंत्र हो जाए, यानी कि अलग अलग उत्तर दक्षिण वियतनाम ना हो और वियतनाम पे कोई दूसरा देश जो है वो कब्जा ना कर सके, शासन ना कर सके। दोनों नेता भाई यही चाहते थे, बाओ दाई भी यही चाहते थे और हो ची मिन जो थे जिन्होंने वियत मिन की शुरुआत की थी, ये भी यही चाहते थे। लेकिन भाई इनकी थोड़ी थोड़ी भाई सोच जो है अलग भी थी। वो कैसे, ये जो भाई वियत मिन था ये रूस की साम्यवादी व्यवस्था को सपोर्ट करते थे ज्यादा, और ये जो हमारा बाओ दाई था ये भाई अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को ज्यादा सपोर्ट करते थे। अब ऐसे में भाई क्या हुआ, 1954 में एक सम्मेलन हुआ जिनेवा में। अब ये जिनेवा जो है भाई आप लोगों की स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो यहाँ पे भाई एक सम्मेलन हुआ जुलाई 1954 में। इस सम्मेलन के तहत जो वियतनाम था अब इसे ऑफिशियली डिवाइड कर दिया गया कि ये रहेगा पार्ट उत्तरी वियतनाम और ये रहेगा दक्षिणी वियतनाम। अभी तक ये चीज ऑफिशियली नहीं थी, लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई, ऑफिशियली इन लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए उस सम्मेलन में। उत्तर में जो राष्ट्रपति थे वो थे भाई हमारे हो ची मिन, और जो दक्षिण में राष्ट्रपति थे वो थे हमारे बाओ दाई। और जो उत्तर की सरकार थी वो भाई वो साम्यवादी व्यवस्था को ज्यादा सपोर्ट करती थी और दक्षिण की सरकार पूंजीवादी व्यवस्था को ज्यादा
सपोर्ट करती थी, महत्व देती थी, मानती थी। अब ऐसे में जाकर भाई 1956 में दोनों वियतनाम को जोड़ने के लिए एक बार दोबारा से चुनाव हुए, लेकिन भाई चुनाव हुए तो, लेकिन वियतनाम फिर भी एक नहीं हो पाया। ये दक्षिण वाला और उत्तरी वाला वियतनाम जो है ये एक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भाई जो एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, यानी कि जो साम्यवादी विचारधारा को मानते थे, रूस वाली विचारधारा को मानते थे, उन नेता का नाम था भाई ग्यो दिन धिम। ये थोड़ा भाई अजीब से नाम है वियतनामी लोगों के, तो याद रखना। इन नेता ने क्या करा, जो दक्षिण में बाओ की सरकार थी, बाओ दाई की, उसको हटा दिया, उसे गिरा दिया और अपना कब्जा वहां पे जाके जमा लिया। अब ये चीज भाई अमेरिका को पता लगी। अब जब अमेरिका को पता लगा कि भाई दक्षिण में भी उसकी सरकार आ गई है, साम्यवादी सरकार आ गई है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई है, तो क्या अमेरिका चुप बैठने वाला था? अमेरिका ने भाई क्या करा, अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को भाई सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसको हेल्प करनी शुरू कर दी, ताकि वापस से भाई दक्षिण में किसका शासन आ जाए, अमेरिकी कंट्रोल में जो शासन था, यानी कि अमेरिका के सपोर्ट में जो सरकार थी वो वाली सरकार हो जाए। क्योंकि भाई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तो चल ही रहा था शीत युद्ध। ये चीज मैंने आप लोगों को ऊपर फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाई थी, तो प्लीज उसे जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। अब जब भाई अमेरिका ने हेल्प भेजी ये दक्षिण में ये साम्यवादी जो सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी, ये ग्यो दी दिन नेता की, तो इसको खत्म करने के लिए भाई जब इसने हेल्प भेजी तो कम से कम भाई 1 लाख लोगों को भाई गिरफ्तार किया गया दक्षिण में, और कुछ को मार भी डाला। और अनुमान ये लगाया जाता है कि भाई ये जिन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार करा, ये जिन लोगों को मारा, उनमें भाई सभी लोग जो थे वो कम्युनिस्ट लोग नहीं थे, यानी कि साम्यवादी लोग नहीं थे। बहुत से तो अमेरिका के साथ ही खड़े थे, उन लोगों को भी बहुत से को पकड़ लिया और बहुत से को मार डाला। लेकिन भाई ये जो अमेरिका की सेना आई थी, अमेरिका जो है गिरफ्तारियां कर रहा था, जो लोगों को मार रहा था दक्षिण में लोगों को, पहले बिल्कुल खुले तरीके से नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे भाई अमेरिका का यहाँ पे विरोध होने लगा, जो भी लोग भाई कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे यहाँ पे, और वो लोग बहुत ज्यादा विरोध करने लगे भाई अमेरिका का, अमेरिका की सेना वगैरह का, तो इस चीज ने भाई अमेरिका को और ज्यादा उकसा दिया। अब अमेरिका भाई खुले तौर पे जो है 1961 में खुले तौर पर भाई अपनी सेना लेकर आ गया, और इसने भाई और ज्यादा सैनिक जो है यहाँ पे दक्षिण में भेज दिए, ताकि जो ये युद्ध वगैरह हो रहा है यहाँ पे, जो अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं, जो लोग ये हड़तालें कर रहे हैं, उसको संभालने के लिए अमेरिका ने जो है और ज्यादा सेना भेज दी। और जो अमेरिका एक कमांडर थे, उनका नाम था भाई विलियम वेस्टमोरलैंड। तो भाई ये एक कमांडर थे अमेरिका की सेना का। इन्होंने भाई एक बहुत गंदी नीति अपनाई, यानी कि एक प्लानिंग करी, और इनका प्लान ये था कि भाई हमें दक्षिणी वियतनाम पे कब्जा नहीं करना, बल्कि अधिक से अधिक भाई लड़ाकों, जो भी अमेरिका के खिलाफ लोग लड़ रहे थे, उनकी ज्यादा से ज्यादा हत्या करनी है। ये वाली प्लानिंग अपनाई इस कमांडर ने। देखते ही देखते भाई युद्ध जो है ये बढ़ता चला गया, और 1967 तक आते आते भाई अमेरिका के जो सैनिक थे उनकी संख्या भाई 5 लाख हो गई, जिसके कारण भाई 15,000 लोग मारे गए और 1 लाख से अधिक लोग जो है घायल हो गए। अब ऐसे में भाई खुद सोचो, सब कुछ दक्षिण में होया जा रहा है, सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मारा जा रहा है, या कम्युनिस्ट लोग जो भाई सोवियत संघ के पक्ष में जो लोग थे, सपोर्ट में थे, उन सारे लोगों को मारा जा रहा है, गिरफ्तार करा जा रहा है, उन नेताओं को मारा जा रहा है, उन नेताओं को गिरफ्तार करा जा रहा है। तो ऐसे में क्या सोवियत संघ चुप बैठता? तो नहीं भाई, सोवियत संघ भी चुप नहीं बैठा। हुआ क्या भाई, अब जब ये बवाल छिड़ गया था दक्षिण में, तो उत्तर वियतनाम की जो सेना थी, जिसमें भाई आधी जो सेना थी वो किसकी थी, तुम्हारी रूस की थी, और आधी सेना चीन की थी। तो इस पूरी सेना ने मिलकर दक्षिणी वियतनाम पे एक बहुत बड़ा हमला कर दिया, आश्चर्यजनक हमला कर दिया। लेकिन भाई धीरे धीरे अमेरिका की सेना अब इतनी बड़ी थी यहाँ पे, भाई 5 लाख सैनिक थे यहाँ पे, तो धीरे धीरे इसने क्या करा, जो हमला करा था इस उत्तरी वाली सेना ने, धीरे धीरे इस पे कंट्रोल कर लिया और इस हमले को हरा दिए पूरी तरीके से। यहाँ जो सेना वगैरह आई थी इस पूरे हमले को खत्म कर दिया। तो इसी तरीके से भाई अब धीरे धीरे क्या हुआ, वापस से उत्तर में क्या हो गया, वो सोवियत संघ और चीन की सपोर्ट में जो सरकार बनी थी वो आ गई उत्तर में, और दक्षिण में वापस से अमेरिका के सपोर्ट वाली सरकार आ गई। यानी कि जैसी सिचुएशन पहले थी वैसे ही वापस नॉर्मल हो गई। लेकिन छोटे मोटे युद्ध तो भाई इन लोगों के बीच में जारी रहे। अब ये छोटे मोटे जो युद्ध हो रहे थे इसे भी खत्म करने के लिए भाई क्या करा,
अमेरिका और उत्तरी सरकार ने, ये जो अमेरिका की सरकार आ गई थी नीचे और जो उत्तरी सरकार थी, इन दोनों ने आपस में शांति समझौते करने जो है छोटे मोटे शुरू कर दिए। और इनके बीच में जो लास्ट समझौता हुआ वो हुआ था भाई आप लोगों का 1973 में जाकर। लेकिन भाई लड़ाई कंप्लीटली अब भी खत्म नहीं हुई थी। लड़ाई भाई इनकी जाके 30 अप्रैल 1975 को जाके कंप्लीट खत्म हुई है। वो क्यों? क्योंकि भाई जो उत्तरी सेना ने एकदम से हमला करा था ना दक्षिणी सेना पर, अमेरिका की सेना पर, तो अमेरिका ने भाई धीरे धीरे लड़ना शुरू करा और इस वाली सेना को हरा के धीरे धीरे उत्तर की ओर घुसना शुरू कर देता। और यहाँ पे एक साइगोन सिटी थी भाई जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइगोन शहर, इसमें अमेरिका की सेना घुस गई थी। तो ये लड़ाई तब तक चलती रही जब तक उत्तरी सेना ने अपनी ये सिटी जो है वापस नहीं ले ली। और ये वापस कब ले ली भाई? उन्होंने 30 अप्रैल 1975 को वापस ले ली। और फिर जाके जो है ये वियतनाम की युद्ध की लड़ाई जो है खत्म हो गई। अब भाई ये जो वियतनाम युद्ध हुआ इससे बहुत ज्यादा तबाही हुई भाई, बहुत ज्यादा जो है आबादी कम हो गई वियतनाम में, उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो तहस महस हो गई। लगभग भाई 2 मिलियन वियतनामी लोग मारे गए और 3 मिलियन लोग जो है वो घायल हो गए। और अमेरिका के लगभग भाई 58,000 सैनिक जो है वो मारे गए इस वियतनाम युद्ध में। और लास्ट में जाकर भाई 1976 में वियतनाम एक हो गया। अब कोई दक्षिण या उत्तर वियतनाम नहीं रहा। अब 1976 में जाके पूरा एक वियतनाम बन गया, एक सरकार बन गई। फिर भाई जब एक सरकार बनी तो आप लोगों को पता ही होगा वियतनाम में भाई तेल वगैरह बहुत था, तो तेल वगैरह से भाई इन लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्की करी, अपना विकास करा। तो ऐसे करके भाई पूरा वियतनाम जो है युद्ध खत्म हुआ। थोड़ा अटपटा सा आप लोगों को लगा होगा। अब मैं जस्ट आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ, ये सब चीजें आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं नोट्स जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है भाई। अब मैं जस्ट आप लोगों को सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ, बस उसे समझ लेना और उससे रिलेटेड जो है पेपर में वही लिख कर आ जाना। तो हुआ क्या था भाई, सबसे पहले जो ये वियतनाम है तुम्हारा, ये फ्रांस के कब्जे में था। जैसे भाई भारत के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, इसी तरीके से फ्रांस ने वियतनाम पे कब्जा कर रखा था। अब जब 1939 में भाई द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो जापान ने आकर भाई फ्रांस को यहां से हटा दिया और जापान ने आकर अपना कब्जा यहाँ पे जमा लिया। लेकिन 1945 में भाई क्या हुआ, जब जापान युद्ध हार गया तो फ्रांस ने दोबारा से भाई क्या करा, अपना कब्जा जमा लिया यहाँ पे सारे में, वियतनाम में। अब ऐसे में भाई यहाँ के एक नेता थे वियतनाम के, उन नेता का नाम था भाई हो ची मिन। तो इन्होंने भाई एक पार्टी बना ली अपनी जिसका नाम था वियतमिन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस पार्टी का काम ही यही था कि भाई वियतनाम को स्वतंत्र कराया जाए। जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या करा, स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करी भारत को। इसी तरीके से भाई यहाँ की भी पार्टी थी वियतमिन, इसके नेताओं वगैरह, इसके लोगों ने, इसको मानने वाले लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश करी वियतनाम को स्वतंत्र कराने के लिए, फ्रांस से भी और जापान से भी। तो ऐसे में भाई मौका देख के जो उत्तरी वियतनाम था ना, इस पर ये वियतमिन के जो नेता थे, जो शासन करने वाले लोग थे, इन्होंने कब्जा कर लिया, हमला करके, विद्रोह करके। यानी कि उत्तरी वियतनाम तो अपने कब्जे में इन लोगों ने धीरे धीरे करके ले लिया लड़ाई करके। रही बात दक्षिण की, तो भाई दक्षिण में जो है वो बाओदाई की सरकार थी। और बाओदाई की सरकार किसकी थी भाई, ये तुम्हारे फ्रांस की सरकार थी, क्योंकि ये फ्रांस के कंट्रोल से ही चलती थी और ये अमेरिका के सपोर्ट में थी। अमेरिका की जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसके सपोर्ट में चलती थी। लेकिन भाई ये दोनों सरकार क्या क्या चाहती थी, वियतनाम एक हो जाए, ये उत्तर दक्षिण जो है अलग अलग सरकारें बननी है ऐसा ना हो, बल्कि पूरी एक सरकार हो, एक कंट्रोल में हो। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि भाई दक्षिण में ये अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को सपोर्ट करते थे, उत्तर वाले जो थे ये रूस की और चीन की साम्यवादी वाली व्यवस्था को सपोर्ट करते थे। तो ऐसे में जाकर भाई 1954 में एक जिनेवा सम्मेलन हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी में 1954 में एक सम्मेलन हुआ। उसके तहत तो ऑफिशियली वियतनाम को उत्तर और दक्षिण दो भागों में डिवाइड कर दिया। अभी तक ये चीज ऑफिशियली नहीं थी, लेकिन अब ऑफिशियली डिवाइड हो गया वियतनाम उत्तर और दक्षिण वियतनाम में। फिर जाके भाई 1956 में दोबारा से चुनाव कराए गए ताकि भाई पूरे वियतनाम को एक साथ कर सके, यानी कि ये उत्तर दक्षिण वाला सीन खत्म कर सके, चुनाव कराए गए। लेकिन हुआ क्या भाई, दक्षिण में जो बाओ दाई की सरकार थी उसको भाई एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने गिरा दिया, खत्म कर दिया। उन नेता का नाम क्या था भाई, उन नेता का मैंने आप लोगों को नाम बताया था, ग्यो दिन
मिन, ये भाई उन नेता का नाम था, याद रखना। ये कम्युनिस्ट पार्टी थे और कम्युनिस्ट पार्टी आप लोगों को पता ही होगा ये साम्यवादी सरकार को सपोर्ट करती है, साम्यवादी वाले सिस्टम को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अब पूरे देश पे किसका कंट्रोल आ गया था? रूस और चीन की साम्यवादी वाली व्यवस्था का कंट्रोल आ गया था। तो अब ऐसे में अमेरिका चुप बैठता क्या? तो नहीं भाई, अमेरिका चुप नहीं बैठा, क्योंकि भाई उसके सपोर्ट में चलती थी यहाँ की सरकार और अमेरिका और सोवियत संघ की पहले ही भाई दुश्मनी चल रही थी, शीत युद्ध चला था। तो ऐसे में भाई अमेरिका ने क्या करा, ये जो वियतनाम था, दक्षिणी वियतनाम, यहाँ पे अपनी सेना भेजी और ये जो गो दे मिन की सरकार थी इसे गिरा दिया गया, इसे खत्म कर दिया यहाँ की सेना के द्वारा। अमेरिका ने सेना भेज के यहाँ की सरकार को खत्म कर दिया और वापस से अपना कंट्रोल यहाँ पे बना लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं करा, बल्कि यहाँ पे जो अब जो लोग थे जो सपोर्ट करते थे भाई ये साम्यवादी वाले सिस्टम को सपोर्ट करते थे, या जो भी नेता थे उन सबको पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया अमेरिका की सरकार ने और कुछ लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब ऐसे में भाई जो उत्तर की सरकार थी, साम्यवादी वाली जो सरकार थी, उसने देखा ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई हमारे लोगों के साथ, तो उनने एकदम से आश्चर्यजनक हमला करा अपनी सेना भेज के इन पे। तो इस हमले से भाई अमेरिका की जो सेना थी उसको नुकसान तो बहुत पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे जो है अमेरिका के सेना ने ये पूरा जो हमला इन्होंने करा था उत्तर वालों ने ये हैंडल कर लिया और लड़ते 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 यहाँ पे एक भाई शहर था साइगोन, उत्तरी भाग में साइगोन नाम का एक शहर था या जगह कह सकते हो, इस पे भी अपना कब्जा जमा ली। यहाँ पे भी अमेरिका सेना जो धीरे धीरे लड़ते लड़ते पहुंच गई। ऐसे में भाई उत्तरी सेना जो है वो भी लड़ने आई और धीरे धीरे जो है ये वाला हिस्सा अपना छीन लिया। अब जब ये हिस्सा छीन लिया भाई तब जाके जो है ये युद्ध शांत हुआ, क्योंकि अमेरिका में वापस से साम्यवादी सरकार आ गई थी और दक्षिण में वापस से अमेरिका की पूंजीवादी सरकार आ गई थी। और ये चीज कब जाके खत्म हुई भाई? 30 अप्रैल 1975 को जाके खत्म हुई ये चीज। फिर जाके भाई 1976 में पूरा जो है वियतनाम एक हो गया। जब लड़ाई खत्म हो गई तो भाई यहाँ से अमेरिका को भी दफा कर दिया गया और जो ये रूस और चीन था इसको भी दफा कर दिया। यहाँ के लोगों ने आपस में तालमेल बना के जो है अपना पूरा स्वतंत्रता हासिल कर ली और अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और पूरे वियतनाम को एक बना लिया। बस भाई इतनी ही स्टोरी आप याद रखना वियतनाम युद्ध की। बाकी तो जो बीच में जितनी भी बातें मैंने लिखी हुई थी, ये बताई हुई थी, ये सब डेटा की तरह है एक तरीके से। इसे पेपर में लिखोगे तो भाई अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इन डेटा को, नहीं लिखोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन स्टोरी मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब भाई थोड़े वियतनाम युद्ध के कारण पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर में हो सकता है भाई आप लोगों से कारण वगैरह पूछ ले वियतनाम युद्ध के, तो मैं फटाफट कारण जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला कारण है भाई साम्यवाद का फैलाव। अब भाई हो क्या रहा था, जब शीत युद्ध के टाइम पे ये जो भारत के इस तरफ वाला हिस्सा है ना, इसे कहते हैं भाई हम दक्षिण पूर्वी एशिया, और यहाँ पे भाई बहुत सारे देश आते हैं, उनमें से एक वियतनाम भी था। तो इस वाले इलाके पर भाई रूस का जो है सोवियत संघ का प्रभाव जो है फैलता जा रहा था, यानी कि रूस का यहाँ पे धीरे धीरे नियंत्रण होता जा रहा था। अब ऐसे में भाई अमेरिका चुप बैठता क्या? अमेरिका भाई चुप नहीं बैठा, इस वजह से ही उसने जाके जो है वियतनाम में हस्तक्षेप कर दिया, वियतनाम में घुस गया, ताकि सोवियत संघ जो है वियतनाम पे भी अपना पूरा तरीके से कब्जा ना जमा ले, क्योंकि भाई अमेरिका और सोवियत संघ तो थे ही दोनों आपस में दुश्मन। तो ये भी एक कारण बना तो भाई तुम्हारे वियतनाम युद्ध का। दूसरा कारण है भाई हमारा दशक तक जारी रहा तनाव, यानी कि भाई बहुत पुराने समय, लंबे समय से जो है यहाँ पे संघर्ष चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी, तनाव चल रहा था। मैंने बताया था भाई कि 19वीं शताब्दी से ही जो है फ्रांस ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था वियतनाम में। फिर भाई तुम्हारा 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया जापान ने अपना कब्जा जमा लिया। फिर भाई जब 1945 में तुम्हारा ये जापान हार गया द्वितीय विश्व युद्ध में, तो फिर दोबारा से फ्रांस आ गया। अब जब फ्रांस आ गया तो भाई मौका देख के इन्होंने यहाँ पे विद्रोह कर दिया, उत्तरी वाले को अपने नियंत्रण में ले लिया और ये दक्षिण वाला फिर भी फ्रांस के में रह गया। फिर बाकी मैंने आप लोगों को भाई स्टोरी बताई है, ये लड़ाई जो है इनकी आपस में होती रही है। तो कहीं ना कहीं भाई एक ये भी कारण है, ये शुरुआत से भाई अगर 19वीं शताब्दी से यहाँ पे लड़ाई झगड़े ये सब चीजें नहीं हो रही होती तो शायद ये वियतनाम युद्ध भी नहीं होता। तो ये भी एक कारण था भाई वियतनाम युद्ध होने का। पढ़ते हैं भाई तीसरा कारण। तीसरा है भाई
कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का उदय। भाई मैंने आप लोगों को बता दिया ऊपर ही, जो कम्युनिस्ट सरकार होती है ये साम्यवाद को सपोर्ट करती है। रूस में भी भाई या सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और चीन में भी ये कम्युनिस्ट सरकार जो चलती थी। और मैंने आप लोगों को बताया था जो उत्तर वाला भाग था यहाँ पे भी इसका बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो धीरे धीरे जो है ये कम्युनिस्ट लोग जो थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी को मानते थे, ये साम्यवादी दलों को मानते थे, साम्यवादी वाली व्यवस्था को मानते थे, ये सब जो है धीरे धीरे सारे क्रांतिकारी बन गए। यानी कि इन लोगों ने धीरे धीरे लड़ना शुरू कर दिया अपने हक के लिए और अपने देश को आजाद कराने के लिए। तो ये धीरे धीरे भाई बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में होते चलेगा। धीरे धीरे भाई दक्षिण में घुसना शुरू करा, फिर दक्षिण में यहाँ पे विद्रोह वगैरह हुआ। तो कहीं ना कहीं भाई ये जो क्रांतिकारियों का उदय हुआ ये वियतनाम की दृष्टि से तो अच्छी चीज है, क्योंकि भाई इन्हीं की वजह से जो है वियतनाम आजाद हो पाया और ये वियतनाम युद्ध जो है खत्म हो पाया। लेकिन वियतनाम युद्ध भी हुआ ही इनकी वजह से था, क्योंकि भाई युद्ध जो है कर भी तो यही रहे थे। मैंने बताया था उत्तर में जो है यही लोगों ने सेना वेना अपनी बना के भेजी और लड़ाई वगैरह जो है करना शुरू करी। तो ये भी भाई एक कारण था वियतनाम युद्ध के होने का। अगला कारण है भाई हमारा 1954 में जिनेवा सम्मेलन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई 1954 में जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, उसमें एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के तहत भाई ऑफिशियली अब वियतनाम को दो भागों में डिवाइड कर दिया था कि उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। अभी तक ऑफिशियली नहीं था लेकिन अब जाके ऑफिशियली कर दिया। इस चीज से भाई क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा भड़क गए, जो जनता थी वहां की बहुत ज्यादा भड़क गई। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जो है वहां पे संघर्ष होने लग गए, लड़ाई वगैरह जो है होने लग गई। मैंने आप लोगों को एक नेता का नाम बताया था, ग्यो दिन बिम। इन नेता ने भाई क्या करा, जो दक्षिण में सरकार थी उसको खत्म करके अपना कब्जा जमा लिया। और ये जो थी ये कम्युनिस्ट सरकार थी, यानी कि ये सोवियत संघ और चीन वाली जो व्यवस्था है उसको सपोर्ट करने वाली सरकार थी। ऐसे में भाई अमेरिका चुप नहीं बैठा, अमेरिका ने देखा इस पे करा तो अमेरिका ने अपनी सेना भेज दी सपोर्ट करने के लिए। तो इस वजह से जो है युद्ध ये छिड़ा। तो इसकी जड़ जो है एक तरीके से ये अगर ऑफिशियली खत्म नहीं होता या डिवाइड नहीं होता हमारा वियतनाम, तो शायद इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। अगला है भाई पांचवा कारण, महाशक्तियों का हस्तक्षेप। तो भाई यही तो मेन कारण है, महाशक्तियों ने जो हस्तक्षेप करा। इधर से भाई तुम्हारा रूस और चीन ने उत्तरी वियतनाम को सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा घुसपैठ करी, सेना वगैरह हथियार वगैरह प्रोवाइड कराए। इधर से भाई दक्षिण में अमेरिका ने प्रोवाइड कराया खूब दबा के। तो जबकि इन दोनों तीनों का कोई लेन देना नहीं था यहाँ पे, बस वही है भाई आपस की दुश्मनी निकालने के चक्कर में, आपस की दुश्मनी के चक्कर में जो है बेफालतू दूसरे देश में इन्होंने युद्ध कराया, युद्ध को बहुत बड़े लेवल पे ले गए। इसी टाइप से भाई इन्होंने कोरिया युद्ध में भी करा, कोरिया में भी करा। इसी तरीके से आप अफगानिस्तान पढ़ोगे, इसी तरीके से भाई आप पाकिस्तान वगैरह का भी थोड़ा बहुत जानोगे, और भी बहुत सारे देशों में इन सब दोनों महाशक्ति ने मिलकर खूब तबाही मचाई है, युद्ध करवाए हैं। अगला पढ़ते हैं भाई कारण है अमेरिकी सैनिकों का बढ़ावा। मैंने आपको भाई शुरू में ही बताया था, शुरू में भाई अमेरिका के जो सैनिक थे बहुत ही कम थे, ना के बराबर थे। फिर धीरे धीरे जब भाई यहाँ की सरकार आई तो धीरे धीरे अमेरिका की सरकार लास्ट में आके आपने देखा 5 लाख से भी ज्यादा जो है यहाँ पे अमेरिकी सैनिक हो गए। उन्होंने खूब ज्यादा जो है हत्या करी, गिरफ्तारी करी, और यहाँ तक कि उन लोगों तक को मारा गया, उन लोगों को तक को गिरफ्तार करा जो कम्युनिस्ट पार्टी को, यानी कि जो सोवियत संघ और चीन का शासन को सपोर्ट नहीं करते, तो उन लोगों को भी बेफजूल गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं भाई ये भी एक रीजन था वियतनाम युद्ध में इतनी तबाही होने का, वियतनाम युद्ध होने का। आई होप भाई आप लोगों को जो है वियतनाम युद्ध के सारे कारण जो है समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ लेते हैं भाई थोड़े से परिणाम। ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने आप लोगों के लिए एडिशनल ऐड करे हैं, क्योंकि पेपर में हो सकता है आपसे पूछ ले तो आप ये सब चीजें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों से पेपर में सिर्फ वियतनाम युद्ध पूछे तो आप उसमें भाई कारण भी ऐड करके बता सकते हो, परिणाम भी ऐड करके बता सकते हो, जिससे आपका आंसर जो है बहुत अच्छा होगा और इससे आपको नंबर फैच करने में मदद मिलेगी। तो अब भाई पूरा वियतनाम युद्ध हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। 30 अप्रैल 75 को जाके जो है भाई पूरा युद्ध जो है निपट गया। अब इस युद्ध के खत्म होने के बाद भाई परिणाम क्या हुए, प्रभाव क्या पड़े, वो सब चीजें यहाँ पे मैंने बताई गए हैं। 9 परिणाम लिखे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को शॉर्टली पढ़ा देता हूँ। तो पहला परिणाम तो भाई ये हुआ कि जो युद्ध खत्म होने के बाद या वियतनाम युद्ध होने के बाद जो पहले तुम्हारा भाई उत्तर और दक्षिणी वियतनाम डिवाइड हो रखा था और ऑफिशियली भाई 1954 में डिवाइड हो गया था, ये चीज अब खत्म हो गई। अब वियतनाम जो है 1976 में जाके पूरा
एक हो गया, यानी कि अब कोई उत्तर दक्षिण वाला सीन नहीं है, यहाँ पे अब पूरी एक सरकार होगी। दूसरा परिणाम क्या हुआ भाई, जब युद्ध वगैरह लड़ा जा रहा था तो इससे भाई चावल के उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट आई, यानी कि चावल वगैरह जो है यहाँ पे उत्पादन वो थम सा गया, बहुत ज्यादा रुक गया, जिस वजह से क्या हुआ भाई, भोजन वगैरह की बहुत ज्यादा दिक्कत आई, यहाँ के लोगों को जो है खाना पीना सही से नहीं मिल पा रहा था। तो भाई यहाँ पे दो परिणाम जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले तो चावल का उत्पादन में कमी आई थी, दूसरा भाई जब चावल के उत्पादन में कमी आई तो यहाँ पे भाई और भी सामानों में धीरे धीरे कमी आने लग गई और भोजन वगैरह में भी दिक्कत आने लग गई यहाँ के लोगों को। और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी देश में जब युद्ध होते हैं तो वहां का हाल अक्सर ऐसे हो जाते हैं। चौथा परिणाम क्या हुआ भाई, कुछ लोग तो भाई मतलब डर के ही भाग गए, यानी कि देश छोड़ के ही भाग गए। जो यहाँ की जनता थी वियतनाम की, कुछ तो भाई युद्ध के नाम से ही भाग गए। जब लड़ाई संघर्ष, मान लो तुम्हारे देश में भी, भारत में भी, हमारे देश में भी इतना लड़ाई दंगे संघर्ष हो, गोलियां बारे चले, बेफालतू किसी को भी गिरफ्तार कर दे, बेफालतू किसी को भी मार दे, तो आप क्या करोगे, देश छोड़ के भागोगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो है यहाँ से देश छोड़ के भाग के दूसरे देशों में चले गए। अब भाई युद्ध तो मैंने आप लोगों को बताया था 30 अप्रैल 1975 में जो है खत्म हो गया था, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई जो है फिर भी जारी रही थी। और उसमें भाई अमेरिका जो है 30 अप्रैल 1975 को ही पीछे हट गया था, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई जो है वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की जो छोटी मोटी सेना थी वही आपस में छोटी मोटी लड़ाई लड़ते रहे, उनके बीच में छोटी मोटी लड़ाई जारी रही जब तक पूरा वियतनाम जो है एक नहीं हो गया। छठा परिणाम क्या हुआ भाई, छठा मैंने आप लोगों को बताया था, जो साइगोन थी, जो यहाँ की राजधानी थी वियतनाम की, यहाँ क्या हुआ भाई, 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी लोगों ने जो है कब्जा जमा लिया था इस पे, राजधानी पे जब कब्जा जमा लिया तो भाई धीरे धीरे जो है पूरा वियतनाम पे इन्होंने जो है अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि अब पूरा वियतनाम जो है यहाँ पे साम्यवादी वाले शासन जो है चलने लगा। अब अमेरिका का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था का यहाँ पे कोई रोल नहीं बचा है, कंप्लीटली जाके जो है पूरा देश साम्यवादी देश बन गया। युद्ध का अगला परिणाम भाई, वियतनाम युद्ध का अगला परिणाम ये हुआ कि बहुत हजारों लाखों लोगों की जो है मृत्यु हुई। और मृत्यु किस वजह से हुई, अमेरिका सेना ने बहुत लोगों को मारा, गिरफ्तार करा, घायल करा। उसमें भाई कुछ कंबोडिया के भी लोग थे, कुछ लाओस के भी थे और कुछ वियतनामी लोग भी थे। तो इन सारे लोगों को बेफजूल जो है मारा गया, उन्हें तड़पाया गया। और क्या हुआ भाई युद्ध का परिणाम, और भाई 1976 में जो साइगोन था, जो तुम्हारी वियतनाम की भाई राजधानी हुआ करती थी, इसका नाम बदलकर भाई हो ची मिन सिटी जो है कर दिया गया। और हो ची मिन मैंने आप लोगों को बताया था, जो उत्तर में जो नेता बैठे थे, जो मेन राष्ट्रपति थे उत्तर के, उनका ही नाम था हो ची मिन। तो इनके नाम पर भाई अब राजधानी का नाम जो है कर दिया गया हो ची मिन सिटी। और नौवां परिणाम भाई ये हुआ कि 1986 में जाकर धीरे धीरे जो है, जो इतनी तबाही हुई थी भाई वियतनाम युद्ध की वजह से, धीरे धीरे 1986 में जाकर भाई उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक सुधार जो है करने शुरू कर दिए और विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, दूसरे देशों के साथ व्यापार वगैरह करना शुरू कर दिया और यहाँ पे तेल वगैरह से व्यापार वगैरह करके अपना विकास तेजी से बढ़ाया, तरक्की करी। और 2007 में जाके विश्व व्यापार संगठन में भी ये देश जाके वियतनाम जुड़ गया। तो बस भाई यही सारे परिणाम थे, इन्हें याद रखना, पेपर में आप इसे यूज कर सकते हो आंसर को अच्छा बनाने के लिए। चलो भाई ये यहाँ पे खत्म होता है आप लोगों का वियतनाम युद्ध। अब स्टार्ट करते हैं अपना कोरिया युद्ध। वैसे भाई ये आपके सिलेबस में ऑप्शनल है, बट मैं आप लोगों को फिर भी पढ़ाऊंगा आपकी नॉलेज के लिए। तो हुआ क्या था भाई, 1950 में भाई जो उत्तरी कोरिया, मान लो ये कोरिया है आप लोगों का, तो जो उत्तरी कोरिया है इसने भाई दक्षिणी कोरिया पे यहाँ पे हमला कर दिया। अब जब हमला कर दिया तो यहाँ पे भाई अमेरिका फिर से घुस के आ गया। अमेरिका ने यहाँ की सरकार को सपोर्ट करना शुरू कर दिए, यहाँ के लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अपने सैनिक वगैरह यहाँ पे भेज दिए। अब ऐसे में भाई सोवियत संघ कौन सा चुप बैठने वाला था, तो सोवियत संघ ने भाई उत्तर वाले लोगों को, उत्तर की सेना वगैरह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भाई चीन भी इसमें घुस गया। तो ये सब जो है धीरे धीरे करके उन्होंने युद्ध करा दिया और 1953 में जाके जो है युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की लड़ाई भाई आज तक खत्म नहीं हुई है। आप लोगों को पता ही होगा इन दोनों के बीच में आज भी कट्टर दुश्मनी है और ये युद्ध जो है कभी भी ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ। 1953 में जाके भाई शांति तो आ गई, लेकिन ऑफिशियली कभी भी खत्म नहीं हुआ। होता क्या है भाई,
युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भाई ऑफिशियली संधियां वगैरह की जाती हैं, हस्ताक्षर वगैरह जो है किए जाते हैं समझौते पत्र वगैरह पे। लेकिन इस युद्ध के समाप्त होने के बाद ऐसा कुछ नहीं करा गया, बस नॉर्मली लड़ाई रुक गई। तब से ही भाई ये युद्ध जो है छोटे मोटे तौर पे जारी है, दुश्मनी इनकी जारी है। तो अब शुरुआत से देखते हैं भाई, शुरुआत जो है वो कहां से हुई इस कोरिया युद्ध की। तो हुआ क्या भाई, 1910 के बाद से ही तुम्हारा जो कोरिया था उस पे तो भाई जापान ने कब्जा कर रखा था। मोस्टली भाई भारत के आप इस तरफ के एशिया के इस तरफ के दक्षिण पूर्वी एशिया के देश देखोगे ना, इसमें मोस्टली जापान ने ही कब्जा कर रखा था। जैसे भाई इस तरफ के देशों में देखोगे या भारत पे देखोगे तो यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, तो इस तरफ के देशों पे जापान ने कब्जा कर रखा था। तो उनमें से ही एक था भाई हमारा कोरिया। तो कोरिया पर भी भाई 1910 के बाद से ही जापान ने कब्जा कर रखा था। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और फिर 1945 में जाके खत्म हुआ और 1945 में हार गया भाई जापान, तो कोरिया भी भाई आजाद हो गया जापान के चंगुल से। अब कोरिया बिल्कुल स्वतंत्र कंट्री जो है बन गया, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। फिर कुछ समय बाद भाई यहाँ के नेताओं ने डिसाइड करा कि कोरिया को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने भाई कोरिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक उत्तरी कोरिया और एक दक्षिण कोरिया। तो उत्तरी कोरिया में जो सरकार बनी वो थी भाई किम इल सुंग की। ये नाम भाई थोड़े अजीब से हैं, कोरियाई लोग हैं ऐसे ही होते हैं। तो किम इल सुंग की उत्तर में भाई इनकी सरकार बनी और दक्षिण में भाई बनी इनकी सिंगमैन री। तो इनकी सरकार बनी भाई दक्षिण में। और सेम भाई जैसे वियतनाम में था, उत्तर में उत्तर की सरकार को भाई कौन सपोर्ट करता था, तुम्हारा सोवियत संघ और चीन। क्योंकि भाई ये जो है उत्तर के लोग जो है, ये उत्तर की सरकार है, ये साम्यवादी व्यवस्था को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, महत्व देते थे। इसी टाइप से जो भाई दक्षिण के लोग थे, ये दक्षिण की सरकार थी, इसको किसने सपोर्ट करा, इसको अमेरिका ने करा भाई सपोर्ट। क्योंकि भाई ये अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को अच्छा मानते थे, उसको ही ज्यादा महत्व देते थे। अब अचानक से भाई क्या हुआ, 1950 में आकर अचानक से उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर एकदम से अचानक से हमला कर दिया, ताकि पूरे देश को एक कब्जे में लेकर एक देश बनाया जाए। ये जो उत्तर और दक्षिण में डिवाइड थे ना, इसको पूरा एक देश बनाया जाए। तो अचानक से भाई इसने हमला कर दिया 1950 में उत्तर कोरिया ने। और ये भाई उत्तर कोरिया की जो सेना जो है इतनी आगे तक घुस गई, मतलब दक्षिण में इतनी आगे तक घुस गई, उन्होंने अपनी राजधानी सियोल पर तो कब्जा कर ही लिया, साथ ही साथ पूरे दक्षिण एरिया पे जो है कब्जा कर लिया था। सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा था दक्षिण में, इस तरफ दक्षिण पूर्वी एशिया में जो बुसान के आसपास था, बुसान जगह का नाम है, तो यहाँ के आसपास एक थोड़ी सी जगह थी, यहाँ पे कंट्रोल करना और रह गया था भाई। और धीरे धीरे भाई यहाँ पे भी कंट्रोल कर लेती उत्तर की सेना। लेकिन भाई अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, उनको लगा कि ये जो हमला कराया ना उत्तर के लोगों ने, ये हमला उत्तर के लोगों ने नहीं करा, बल्कि ये सोवियत संघ की सरकार ने कराया। सोवियत संघ में भाई उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे वो थे स्टालिन, तो उन्होंने कराया है। तो अब ऐसे में भाई अमेरिका कहाँ चुप बैठता, तो अमेरिका ने जो है ये बचे कुछ एरिया पे भी अपनी मदद पहुंचाना शुरू कर दी, अपने सैनिक थोड़े बहुत भेजने शुरू कर दिए और साथ ही साथ पैसे वगैरह हथियार वगैरह जो धीरे धीरे भेजने शुरू कर दिए। अब हुआ क्या भाई, ये युद्ध इतनी आसानी से तो नहीं होता, क्योंकि 1950 का टाइम चल रहा और मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है कि भाई 1945 में हमारा यूएनओ अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो बन चुका था। तो कोई भी देश इतनी ऐसे जो है आपस में लड़ाई नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता। तो यूएनओ में जाकर एक भाई बैठक हुई, बैठक बुलाई गई। उस बैठक में भाई ये डिसाइड किया गया कि ये जो दक्षिण कोरिया वाला जो उत्तर लोग जो हैं इन पे दक्षिण पे हमला करके पूरा कब्जा कर लिया। तो उस बैठक में भाई ये डिसाइड किया गया, ये निर्णय लिया गया कि दक्षिण के लोगों को भाई उत्तरी लोगों से आजाद कराया जाए सेना वगैरह भेज के। तो अमेरिका को भाई यूएनओ से भी मंजूरी मिल गई। और यूएनओ ने इस वजह से मंजूरी दे दी थी क्योंकि भाई बैठक में तुम्हारा ना ही चीन आया ना ही रूस आया। तो भाई यूएनओ को भी यही लगा कि ये हमला जान के सोवियत संघ और चीन ने ही कराया होगा, क्योंकि ये बैठक में भी नहीं आया। तो इस वजह से उसने मंजूरी दे दी। अब भाई अमेरिका को जब मंजूरी मिल गई तो अमेरिका क्या चुप बैठता। तो अमेरिका ने भाई जो बाकी सारे देशों के साथ मिलकर, जितने भी यूएनओ में देश आए थे उनमें से कुछ देशों के साथ मिलकर, यूएनओ ने तो मंजूरी दे दी थी, बोल देता जाओ भाई आजाद कराओ। तो यूएनओ ने कुछ देशों के साथ मिलकर
दक्षिण में भाई अपनी सेना भेजी और धीरे धीरे जो उत्तर की सेना थी उनको पछाड़ना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो है ये दक्षिण की सेना, अमेरिका की सेना या ये 3-4 जो भी देश थे, इन सब की सेना जो है मिलके ये उत्तर की सेना को हराते हुए धीरे धीरे चीन की सीमा तक पहुंच गई। क्योंकि चीन जो है भाई यहां से लगता था, चीन की सीमा तक पहुंच गई। अब ऐसे में भाई चीन को लगा कि ये जो है हमारे देश में भी घुस जाएंगे धीरे धीरे करके और हमारे पे कब्जा कर लेगा अमेरिका। ऐसे में भाई चीन ने क्या करा, अपनी बहुत बड़ी सेना एकदम से यहाँ पे भेजी लड़ाई करने के लिए। और जब भाई चीन ने इतने बड़े पैमाने पर सैनिक भेजे तो भाई एकदम से अमेरिका की सेना को धक्का लगा, उन्हें पीछे हटना पड़ा। वो धीरे धीरे करके जो है अमेरिका के सैनिक को जो है सारे पीछे हटते चले गए और दक्षिण कोरिया में आकर जो है वापस सारे सैनिक थम गए। तो फिर जाके भाई जो युद्ध जो है ये स्थिर हुआ, क्योंकि भाई उत्तर कोरिया में वापस से उत्तरी सरकार आ गई थी जो साम्यवादी सरकार थी, और दक्षिण में वही वाली पूंजीवादी सरकार जो वापस से आ गई थी। यानी कि युद्ध फिर दोबारा से रुक गया। लेकिन भाई युद्ध जो है वो हवा में जारी रहा, यानी कि जो फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं वो हवा में फिर भी लड़ते रहे काफी टाइम तक। फिर 1953 में जाकर भाई जुलाई में इस कोरिया युद्ध को खत्म किया गया। एक विराम समझौता था उस पे हस्ताक्षर करके। ये विराम समझौता वाला समझौता मत समझना कि युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता कर रहे वाला नहीं, ये जस्ट युद्ध को थमाने के लिए एक समझौता करा था 1953 में। बट ये ऑफिशियली युद्ध जो है कभी खत्म नहीं हो। और आज भी आप लोगों को पता ही है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की कितनी बुरी दुश्मनी है आपस में। तो बस भाई यही छोटा सा टॉपिक था, यही छोटा सा युद्ध था। इसे स्टोरी को थोड़ा बहुत याद रखना, इसके कारण वगैरह आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर वगैरह में पूछते भी नहीं है। ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट नोट्स में आप लोगों से पूछा जाता है, इस वजह से मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना ही कराया ताकि आप पेपर में लिख के आ सको। बस स्टोरी याद रखना, थोड़ा बहुत डेटा वगैरह जो है ये याद रखना, डेट्स वगैरह याद रखना, इनफ है नहीं आपके लिए। तो भाई आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। आई होप आप लोगों को हर एक चीज एक एक समझ में आ गई होगी। अगर कुछ दिक्कत हो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना प्यार जरूर दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।